दोस्तों 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए राजनीतिक बिसात बिछने लगी है। भारत जोड़ो यात्रा के जरिए कांग्रेस पार्टी और नीतीश कुमार की जुगलबंदी भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार को घेरने के लिए चारों तरफ से प्रहार कर रही है। लेकिन इसी बीच एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल छूट रहा है कि आखिर दलित राजनीति का भविष्य क्या है। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पिछले 3 दशकों में भारत की समूची राजनीति पर जब बात हो रही थी, उस समय दलित एजेंडे के बिना राजनीति की बात करना संभव नहीं था। एक ऐसे समय में जब उत्तर प्रदेश की ज़मीन पर बसपा एक तरह से सिमटती हुई नज़र आ रही है। पिछले अगर 3 इलेक्शन को हम लोग देखें तो बसपा का जो परफॉर्मेंस है वो लगभग ना के बराबर। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी को कोई भी सीट नहीं मिली थी। 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव में बीएसपी को ज़रूर 22.2% वोट मिले थे, जो भारतीय जनता पार्टी के बाद दूसरे स्थान पर थे, लेकिन सीटें उनकी केवल 19 थीं और बीएसपी तीसरे नंबर पर थी। 2022 के विधानसभा चुनाव में जब मायावती के एक कुशल रणनीति के तौर पर उनको देखा जा रहा था और ये भी बहुत सारे लोग उम्मीद कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जिस तरह की एंटी इनकम्बेंसी है, क्या मायावती किंग मेकर की भूमिका में आएंगी। लेकिन उसका परिणाम जो हुआ वो बहुत ही ज़्यादा निराशाजनक था। केवल एक सीट पर बीएसपी सिमट गई और उसका वोट परसेंटेज लगभग 3 दशक के बाद सबसे कम 12.9% पर आकर के रुक गया। और आज की तारीख में बीएसपी को गठबंधन में भी कहीं उसकी चर्चा नहीं हो रही है। मायावती बहुत खामोश हैं, लेकिन इधर पिछले 2-3 दिनों से ज़रूर वो बीजेपी पर हमलावर हुई हैं, लेकिन इसके मायने कुछ नहीं समझे जा सकते हैं कि वो किधर जाएंगी, उनका रुख क्या होगा। लोगों ने ऐसा मान लिया है कि अब संघर्ष करने का मादा उनमें नहीं बचा है और शायद राजनीतिक महत्वाकांक्षा भी अब उनमें उतनी नहीं बची है। ये उत्तर प्रदेश की ज़मीन है जिस पर मानवर कांशीराम साहब ने पंजाब से आकर के बाबा साहब के विचार की, उनके संघर्ष और उनके उस संकल्प को पूरा किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि दलितों के हाथ में सत्ता की चाबी होनी चाहिए। कांशीराम साहब ने ये सपना कभी बामसेप के जरिए, DS4 के जरिए और अपने उस पूरे आंदोलन के जरिए दलितों में, पिछड़ी जातियों में, मुसलमानों में दिखाया। और इसीलिए वो कहते थे कि मैं बहुजन समाज का जो 85% है उसका नुमाइंदा हूँ। पहली बार उन्होंने पिछड़ी राजनीति के बरक्स अति पिछड़ों को राजनीतिक सत्ता का ख्वाब दिखाया। दरअसल मैं बात कर रहा हूँ लोहिया और लोहिया के तमाम शिष्यों की राजनीति का, जिसमें खास करके पिछड़ों की जो किसान जातियाँ थीं वो ही नेतृत्वशाली भूमिका में थीं, जाट, यादव और कुर्मी। लेकिन कांशीराम साहब ने इनको जोड़ते हुए जो अति पिछड़ी जातियाँ हैं, चाहे वो काछी हो, कुम्हार हो, नाई हो, तेली हो, राजभर हो, इन तमाम जातियों के भीतर बहुजन चेतना के जरिए उन तमाम इतिहास के नायकों को वो खोज करके ले आते हैं और उसके मार्फत वो इन तमाम जातियों को एकजुट करते हुए बहुजन कॉन्सेप्ट पर काम करते हैं। वो सांस्कृतिक पूरे आंदोलन के जरिए वो एक नए किस्म की राजनीति जो बहुजन राजनीति थी उसको लेकर के उत्तर भारत में आते हैं। और उसका परिणाम ये हुआ कि उनकी उत्तराधिकारी मायावती इस उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री बनती हैं। वो उत्तर प्रदेश जहां पर 2011 की जनगणना के अनुसार 16.63% दलितों की आबादी है और पिछड़े और मुसलमान ये पूरा जो बहुजन तबका था उसको एकजुट किया था कांशीराम साहब ने। लेकिन 2006 में उनके निधन के बाद इस नेतृत्व पर जो मायावती को प्राप्त हुआ था, एक सवाल ये उठने लगा था कि वो शायद संकीर्ण हो रही हैं और जाति
अस्मिता के ज़रिए वो एक ख़ास जाति को ज़्यादा तवज्जो दे रही हैं और इसीलिए उन्होंने अपने उस वैचारिकी को भी थोड़ा बदला। वो बहुजन से सर्वजन की राजनीति पर आती हैं और उसका परिणाम ये होता है कि 2007 के विधानसभा चुनाव में उन्हें पूर्ण बहुमत की सत्ता प्राप्त होती है। लेकिन बहुजन के कॉन्सेप्ट में एक तरह का जो छेद हुआ था, जो उसकी अवहेलना हुई थी, उसके कारण जो अन्य दलित जातियां थीं या जो पिछड़ा वर्ग था, वो अपनी महत्वाकांक्षाओं के जो उनके प्रतिनिधित्व का सवाल था, वो ये वाजिब सवाल है, उसके कारण वो धीरे धीरे दूर होती हैं। और 2012 में जब बीएसपी चुनाव हारती है, उसके बाद अभी तक कोई भी एक सफलता बीएसपी को नहीं मिली है। और पूरे भारत की राजनीति को आप देखें तो आज भी दलित सबसे हाशिए पर खड़ा हुआ है, उसका उत्पीड़न बदस्तूर जारी है। जो एक छोटा सा मिडिल क्लास दलितों के भीतर से उभर करके आया है, वो दलितों के सवाल पर, मुसलमानों के उत्पीड़न के खिलाफ या पिछड़ों के आरक्षण के सवाल पर वो मुखर होता है। लाठियां भी खाता है, गोलियां भी खाता है। आप याद कीजिए 13 पॉइंट रोस्टर का आंदोलन, या एसटी एक्ट को जब डाइल्यूट किया गया वो आंदोलन, या जब जब मुसलमानों पर अत्याचार होते हैं, उत्पीड़न होता है, तो दलित एक्टिविस्ट की आवाज़ सबसे ज़्यादा मुखर होती है। बावजूद इसके पिछले 2 साल के भीतर दलित एजेंडा भारतीय राजनीति से लगभग गायब हो रहा है। और ये तब जब अच्छी खासी आबादी दलितों की है। पंजाब में तो 31.94%, हिमाचल प्रदेश में दलितों की आबादी 25.1%, बंगाल में 23.5%, हरियाणा में 20.17%, तमिलनाडु में 20%, उत्तराखंड में 18.76%, राजस्थान में 17.83%, त्रिपुरा में 17.83%, कर्नाटक में 17.15%, उड़ीसा में 17.13%, अविभाजित आंध्र में 16.41%, बिहार में 15.91%, मध्य प्रदेश में जहां भी चुनाव होने हैं 15.62% और दिल्ली में 16.75%। लेकिन उसी दिल्ली में 2013 के इलेक्शन में बीएसपी को कोई भी सीट हासिल नहीं हुई। और मुश्किल ये है कि दलित एजेंडा गायब है। इस देश के सामाजिक न्याय की राजनीति में, वो चाहे मंडल कमीशन की सिफारिशों का मामला हो, जब कांशीराम साहब बहुत मुखर होकर के उसको लागू करने की बात कर रहे थे, लेकिन आश्चर्य इस बात का है कि वे पिछड़ों की जमातें मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने के पीछे कांशीराम साहब के उस योगदान को लेकर के खामोश हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। जब भी विकल्प खत्म होते हैं तो नए विकल्प उभरते हैं। जो रामविलास पासवान ने किया, जो रामदास अठावले ने किया, वो भी इतिहास देख रहा है। लेकिन आज 3 बड़े चेहरे, हालांकि अभी उनके बारे में बहुत कुछ भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, लेकिन उनमें से एक गुजरात की ज़मीन पर जिग्नेश मेवाणी, जो जाति अस्मिता को ज़मीन और संसाधनों के साथ जोड़ करके वर्ग संघर्ष का रूप दे रहे हैं। वो अभी कांग्रेस पार्टी में हैं, लेकिन उनका पूरा आंदोलन दलित अस्मिता को लेकर के है। वो ऊना का केस आपको याद होगा, जहां उन्होंने ये कहा था कि अपनी गाय की पूंछ अपने पास रखो, हमें हमारा अधिकार चाहिए। माने दलितों की जब खाल खींची गई थी, मरी हुई गाय की खाल खींचने के सो कॉल्ड जुर्म में। दूसरी तरफ एक बड़े संघर्षशील नौजवान के रूप में चंद्रशेखर आज़ाद उत्तर प्रदेश की ज़मीन से आज पूरे देश में दलित उत्पीड़न के खिलाफ मुखर होते हैं, राज सत्ता के खिलाफ पूरी बेबाकी के साथ बोलते हैं और जा रहे हैं, और एक नए राजनीतिक पटल पर भी वो काम कर रहे हैं, वो है दलित मुस्लिम गठजोड़। और तीसरे तरफ महाराष्ट्र की ज़मीन पर बाबा साहब के पौत्र प्रकाश अंबेडकर हैं,
जो बहुजन अघाड़ी के रूप में दलित, वंचित और आदिवासी समाज को एकजुट कर रहे हैं। ये 3 नौजवान हैं जो दलित राजनीति का भविष्य हो सकते हैं। फिलहाल बीएसपी के कमज़ोर होने और मायावती के खामोश होने के चलते दलित राजनीति का एजेंडा न तो लोकसभा चुनाव में सामने आते हुए दिख रहा है, लेकिन भविष्य के रूप में ये सिर्फ 3 नौजवान हमारे सामने हैं। बहुत शुक्रिया।